आज इस संकट की घड़ी में मुझे बर्टोल्ड ब्रेख्त की कविताएं पढ़ने की इच्छा हो गई। हालांकि बर्टोल्ड ब्रेख्त जो है वो नक्सली हिंसा के विरुद्ध में कविता लिखते थे, मगर एक अजात शत्रु हमारे बीच आज मौजूद है और वो हमें लगातार डरा रहा है, लगातार एक घबराहट पैदा कर रहा है। उसमें ब्रेख्त की कविताएं हमें शायद साहस दे सकती है, हमें साहस से भर सकती है। तो मैंने सोचा कि ब्रेख्त की कुछ कविताएं आपके साथ शेयर करूं। ब्रेख्त ने लिखा कि कभी मत डरो, सच को लिखने का साहस हालांकि उसे हर जगह दबाया जा रहा हो, लिखो। सच को पहचानने की चतुराई हालांकि वह छुपा हुआ होता है, पहचानो। सच को हथियार की तरह उपलब्ध कराने की कला सीखो। सच को फैलाने की चालाकी और उन लोगों का चयन करने का विवेक जिनके हाथों में सच ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा। ये बातें ब्रेख्त ने कही थी। एक शिक्षक को सलाह देते हुए ब्रेख्त लिखते हैं कि अध्यापक अक्सर मत कहो कि तुम सही हो, छात्रों को उसे महसूस कर लेने दो। खुद ब खुद थोपो मत, यह ठीक नहीं है। सच के हक में बोलते हो तो उसे सुनो भी। अध्यापकों को ये सलाह ब्रेख्त देते थे। ब्रेख्त की कुछ कविताएं आपके सामने प्रस्तुत है। मैं छोटी कविताएं पढ़ूंगा। कोई नहीं पूछेगा कि अखरोट का दरखत कब झूम उठा, पूछेंगे सरकार ने कब मजदूरों को कुचल कर रख दिया। कोई नहीं पूछेगा कि कब नन्हे हाथों ने चिकने पत्थर से तालाब में खूबसूरत लहरें उठाई। पूछेंगे जंग की तैयारी कब शुरू हुई। कोई नहीं पूछेगा कब हुस्न कमरे में दाखिल हुआ। पूछेंगे आवाम के खिलाफ साजिशें कब तैयार हुई। नहीं कहेंगे कि वक्त बुरा था, नहीं कहेंगे कि वक्त बुरा था। पूछेंगे तुम्हारे फनकार क्यों खामोश थे, तुम्हारे फनकार क्यों खामोश थे। दूसरी कविता जो आपके सामने रख रहा हूँ, मैं छोटी कविताओं को पढ़ने की कोशिश करूँगा। जब किताबों की होली जली, ये ब्रेख्त की कविता है। जब सरकार ने आदेश दिया कि हानिकारक ज्ञान वाली किताबें जलाई जाएगी सार्वजनिक रूप से, और हर तरफ हाका गया बैलों को, खींच लाने को किताबों से लदी गाड़ियां। अग्निकुंड तक एक निर्वासित लेखक, सर्वोत्तम लेखकों में से एक, जांचते हुए जली हुई किताबों की फहरिस्त भौचक्का रह गया यह जानकर कि उसमें शामिल नहीं की उसकी किताबें। वह दौड़ा अपनी मेज की ओर, आग बबूला क्रोध से, और लिखा एक पत्र सत्ताधिकारियों के नाम। जला दो मुझे, क्या मेरी किताबों ने हमेशा सच्चाई का इजहार नहीं किया, और तुम मेरे साथ व्यवहार करते हो किसी झूठे की तरह। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जला दो मुझे, जला दो मुझे। दूसरी एक कविता है आलोचनात्मक रवैये के बारे में। आलोचनात्मक नजरिया बहुतेरे लोगों को निष्फल जान पड़ता है, क्योंकि लगता है उन्हें कि सरकार पर कोई असर नहीं होता उनकी आलोचना का। मित्रों, सरकार की आलोचना होनी चाहिए, ये हमारा हक है, उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब तक हम लोकतंत्र में, विपक्ष का काम है कि सरकार के कार्यों को केवल निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि जनता के हित में उसकी आलोचना करें। आजकल कुछ मित्र आलोचना को सहन नहीं कर पाते हैं। उनसे मेरी सलाह है कि जरा आलोचना को सहन करना सीखें। आलोचनात्मक नजरिया बहुतेरे लोगों को निष्पक्ष जान पड़ता है, क्योंकि लगता है उन्हें कि सरकार पर कोई असर नहीं होता। निष्फल जान पड़ता है, क्योंकि लगता है उन्हें कि सरकार पर कोई असर नहीं होता उनकी आलोचना का। मगर इस मामले में जो निष्फल नजरिया है वह तो महज नजरिए का कमजोर होना है। आलोचना को धारदार बनाओ तो इसके जरिए धूल में मिलाई जा सकती है राजसत्ताएं। इसके जरिए
धूल में मिलाई जा सकती है राजसत्ताएं। नदियों की धारा मोड़ना, फलदार पेड़ों की कलम बांधना, किसी व्यक्ति को पढ़ाना, राजसत्ता का रूपांतरण, ये सब उदाहरण हैं आलोचनात्मक नजरिए के, और साथ ही साथ कला के भी। कलाकारों को भी आलोचना करते रहना चाहिए। एक अच्छी और लंबी कविता, जब फासिस्ट मजबूत हो रहे थे, मैं आज के संदर्भ में पढ़ना अनिवार्य समझता हूँ। जर्मनी में जब फासिस्ट मजबूत हो रहे थे, मैं एक बात कह दूं कि फासिस्ट मतलब हिटलर के साथी, जिन्होंने मनुष्यता को शर्मदार किया। जर्मनी में जब फासिस्ट मजबूत हो रहे थे और यहाँ तक कि मजदूर भी बड़ी तादाद में उनके साथ जा रहे थे, हमने सोचा हमारे संघर्ष का तरीका गलत था। और हमारी पूर्वी बर्लिन में, लाल बर्लिन में नाजी इतराते फिरते थे। 4-5 की टुकड़ी में हमारे साथियों की हत्या करते हुए, पर मृतकों में उनके लोग भी थे और हमारे भी। इसलिए हमने कहा कि वे हमारे लोगों की हत्या कर रहे हैं, क्या हम इंतजार करते रहेंगे? हमारे साथ मिलकर संघर्ष करो। इस फासिस्ट विरोधी मोर्चे में हमें यही जवाब मिला, हम तो आपके साथ मिलकर लड़ते हैं, पर हमारे नेता कहते हैं इनके आतंक का जवाब लाल आतंक नहीं है। हर दिन हमने कहा, हमारे अखबार हमें सावधान करते हैं आतंकवाद की व्यक्तिगत कार्रवाइयों से, पर साथ साथ यह भी कहते हैं मोर्चा बनकर ही हम जीत सकते हैं। कामरेड, अपने दिमाग में बिठा लो, ये छोटा दुश्मन साल दर साल काम में लाया गया है। संघर्ष से तुम्हें बिल्कुल अलग कर देने में हमने देखा है मजदूरों को, जल्द ही उदरस्त कर लेगा नाजियों को। फैक्ट्रियों और खैरातों की लाइन में हमने देखा है मजदूरों को जो लड़न के लिए तैयार हैं। बर्लिन के पूर्वी जिले में सोशल डेमोक्रेटिक, जो अपने को लाल मोर्चा कहते हैं, जो फासिस्ट विरोधी आंदोलन का बैज लगाते हैं, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और चाय खाने की रातें बदले में गुजार रहती है। और तब नाजी गलियों में चलने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि गलियां हमारी है, भले ही घर उनके हों, भले ही घर उनके हों। एक और कविता, युद्ध जो आ रहा है। अभी हमारे सामने महामारी का युद्ध है। बेख्त ने द्वितीय विश्व युद्ध की बात कही थी। युद्ध जो आ रहा है पहला युद्ध नहीं है, इससे पहले भी युद्ध हुए हैं। पिछला युद्ध जब खत्म हुआ तब कुछ विजेता बने और कुछ विजित। विजेताओं के बीच आम आदमी भूखे मरा, विजेताओं के बीच भी मरा वह भूखा ही। सवालात, मुझे लिखना, तुम क्या पहनती हो, क्या तुम्हारे पास पर्याप्त कपड़े हैं? मुझे लिखना, तुम्हें कैसी नींद आती है, क्या तुम्हारा बिस्तर आरामदेह है? मुझे लिखना, तुम कैसी दिखती हो, क्या पहले जैसी ही नजर आती हो? मुझे लिखना, तुम किस चीज की कमी महसूस करती हो, क्या वह मेरी बांह तो नहीं? मुझे बताना, क्या वे तुम्हें अकेला छोड़ते हैं? क्या तुम अब भी डटी रहती हो? उसकी अगली चाल भला क्या होगी? तुम क्या कर रही हो? क्या जो कर रही हो वो उचित है? तुम किसके बारे में सोचती हो? क्या मेरे बारे में? ऐसे सवालात मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। यह बहुत ज़रूरी है, इसके जो भी जवाब हो तुम मुझे दो। यदि तुम थकी हो, मैं तुम्हें अपने हाथ का सहारा नहीं दे सकता हूँ, या भूखी हो तो खाना नहीं खिला सकता हूँ। यह ऐसा ही हुआ जैसे कि दुनिया में न हो, यह ऐसा ही हुआ कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। मित्रों, एक कविता, बहुत छोटी कविता, पर शीर्षक मुझे बड़ा आकर्षक लगा उसका, कि नेता जब शांति की बात करते हैं। आम आदमी जानता है कि युद्ध करीब है। नेता जब युद्ध को कोसते हैं, मोर्चे पर जाने का आदेश हो चुका होता है। यानी नेता जो बोलता है वो असल में झूठ बोलता है। वो जो शिखर पर बैठे हैं कहते हैं, कविता का शीर्षक है, वो जो शिखर पर बैठे हैं कहते हैं शांति और युद्ध के सार तत्व अलग अलग हैं,
लेकिन उनकी शांति और उनका युद्ध हवा और तूफान की तरह है। युद्ध उपजता है उनकी शांति से, जैसे माँ की कोख से पुत्र माँ की डरावनी शक्ल की याद दिलाता हुआ उनका युद्ध खत्म कर डालता है जो कुछ उनकी शांति ने रख छोड़ा था। अब एक कविता, बहुत छोटी सी कविता, ऊपर बैठने वालों को कहना है। ऊपर बैठने वाले मतलब सत्ताधीश। ऊपर बैठने वालों को कहना है, यह महानता का रास्ता है। जो नीचे धंसे हैं उनका कहना है, ये रास्ता कब्र का है। मित्रों, एक कविता है जिसका शीर्षक है जब हमारे शहर बर्बाद हुए। आज महामारी के कारण हमारे शहर सूने पड़े हैं और एक भय का वातावरण चारों तरफ छाया हुआ है, मगर उस भय के वातावरण में भी सर्जक अपनी सर्जना करता है। आप अपने घर में तो सुरक्षित हैं, युद्ध के समय में कोई भी सुरक्षित नहीं था। तब भी व्यक्ति ने लिखा, जब हमारे शहर बर्बाद हुए, बुचड़ों की लड़ाई से नेस्त नाबूद, हमने उन्हें फिर बनाना शुरू किया। ठंड, भूख और कमजोरी में मलबे लादे ठेलों को खुद ही खींचा हमने धूसर अतीत की तरह। नंगे हाथों खोदी हमने ईंटें, ताकि हमारे बच्चे दूसरों के हाथों न बिके। अपने बच्चों के लिए बनाए हमने तब स्कूलों के कमरे और साफ किया स्कूलों को, और मांझा पुराना कीचड़ भरा सदियों का ज्ञान, ताकि हम बच्चों के लिए सुखद हो। हमें बच्चों के भविष्य की ओर ध्यान रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाना है, जीवन में विश्वास कायम करना है। 1945 में जर्मनी, एक छोटी सी कविता, कि घरों में भीतर प्लेग से मौत है, घरों के बाहर ठंड से मौत है। हम इतने मुसीबत में आज नहीं हैं जितने 1945 में जर्मनी था। और जर्मनी का एक कवि अपनी प्रजा के दुख दर्द को किस प्रकार अभिव्यक्त कर रहा है कि घरों के भीतर प्लेग से मौत है। उस समय प्लेग फैला हुआ था 1945 में। घरों के बाहर ठंड से मौत है, तब हमारा ठिकाना कहाँ है। सूरी ने हक डाला है अपने बिस्तर पर, सूरी मेरी माँ है। मैंने कहा, ओ मेरी माँ, तुमने यह क्या कर डाला मेरे साथ। मित्रों, व्यक्ति ने जीवन की कविताएं लिखी, व्यक्ति ने जीवन को आगे बढ़ाने की कविताएं लिखी, व्यक्ति ने मुसीबत में मनुष्य को सुरक्षित रखने की कविताएं लिखी। इस पेचीदा दुनिया में कविता का शीर्षक है। इस पेचीदा दुनिया की बहिस कहानी में तुम नंगे आए थे, सबसे तटस्थ और बिल्कुल असहाय थे, जब तक एक औरत ने तुम्हें एक शाल में लपेट नहीं दिया। वो औरत अपनी माँ थी। किसी ने तुम्हें नहीं पुकारा, न किसी ने हुक्म दिया, न ही घोड़ा गाड़ी में लाया गया। अजनबी थे तुम इस प्राचीन संसार में, जब किसी इंसान ने तुम्हारे हाथों को छुआ। इस पेचीदा दुनिया की बेहिस तकलीफों से तुम बिल्कुल अलग थे। जब हम पैदा हुए, हमें इस दुनिया की तकलीफों का, आज भी सबसे अच्छा समय अगर कोई है तो बचपन है, जहाँ आदमी मस्त रह के अपनी ज़िंदगी जीता है। इसीलिए तो हमारे कवि और गायक गज़लकार ने कहा है, लौटा दो मुझको वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। इस पेचीदा दुनिया की बेहिस तकलीफ़ों से तुम बिल्कुल अलग थे। तकरीबन तुम सब ने दुनिया को प्यार किया जब तुम पर मिट्टी के ढेले फेंके गए। मैं बड़ी कविताएं नहीं पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी कविताएं जो है वो पढ़कर आपको सुनाऊं। जनता की रोटी एक प्रसिद्ध कविता है उनकी। न्याय असल में जनता की रोटी है, जो पर्याप्त होती है कभी और कभी दुर्लभ। कभी ये स्वादिष्ट होती है और कभी फीकी।
दुर्लभ हो जाती है रोटी तो क्षुधा बन जाती है, और जब बेस्वाद हो तो असंतोष। खोटे न्याय को फेंक दो जो बिना सूचना और सरोकार के हो। स्वाद के बिना न्याय धूसर होता है। ओप बासी न्याय जो विलंबित हो जाता है फेंक दो। यदि रोटी स्वादिष्ट और पर्याप्त हो तो बाकी की चीजों से बचा जा सकता है, कि एक समय में सब कुछ नहीं पाया जा सकता जिससे पर्याप्त रोटी प्राप्त हो। जिस तरह रोज की रोटी उसी तरह होता है जरूरी न्याय। दिन में कई बार आवश्यक होता है यह भी, सुबह शाम काम आराम और दुश्वार समयों में लोगों को दरकार होती है न्याय की रोटी। चूंकि इतनी आवश्यक है न्याय की रोटी, तो दोस्तों इसे पकाएगा कौन? कितना बड़ा सवाल है। रोटी को कौन पकाता है? दूसरी रोटी की तरह ही न्याय की रोटी पकाई जानी चाहिए लोगों के द्वारा, काफ़ी पौष्टिक और हमेशा हमेशा। ये न्याय के पक्ष में व्यक्त का बयान था। एक और कविता जो मैं आज के समय में आपके सामने रखकर अंतिम कविता बाद में रखूंगा, जो मुझे बहुत प्रिय है। देशवासियों से एक संदेश व्यक्त ने उस समय कहा था, वो कविता आपके सामने रख रहा हूँ। तुम जीवित रह गए हो। पहला वाक्य आप देखिए, युद्ध के बाद और एक भीषण नरसंहार के बाद व्यक्ति जीवित रह जाता, ये बहुत बड़ी बात थी। तो आज हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं और अपने जीवन को बचाए रखने की सब लोग कश्मकश में हैं, जद्दोजहद में हैं। तो ऐसे देशवासियों से जो इस जद्दोजहद से लड़ रहे हैं, व्यक्त की शब्दों में मैं अपनी बयान करता हूँ कि तुम जीवित रह गए हो। ध्वस्त नगरों में अब दया करो खुद पर। अब और आगे मत बढ़ो अभागे लोगों, जैसे गुजरे जमाने के युद्धों में होता था। गोया विगत युद्धों ने तुम्हें तुष्ट नहीं किया है। मैं विनती करता हूँ आखिरकार खुद पर दया करो। ए मर्दों कुदाल उठाओ रहने दो छुरे। ए मर्दों कुदाल उठाओ रहने दो छुरे। तुम अपने घर की छत तले बैठे होते आज, अगर राह पाने के लिए तुम चाकू न बिनते। अगर हम शांति से जिंदगी जीते, चाकू की हथियार की जगह पर कुदालें उठाते, तो घर की छत बनती। यहाँ सृजन की बात है कि जीवन को सृजित किया जा सकता है, और मनुष्य जो है वो जीवन को विसर्जित करने में लगा हुआ है। युद्ध जीवन को सर्जित नहीं कर सकता, विध्वंस लाता है। आगे कवि कहता है कि विनती करता हूं मैं, रहने दो चाकू कुदाल उठाओ। ए बच्चों, एक और युद्ध से बचने के लिए अवश्य बोलो इसके विरुद्ध, और माँ बाप को आश्वस्ति दो, तुम फिर से खंडहरों में नहीं रहोगे, नहीं सहोगे वह सब जो उन्हें सहना पड़ा था। बच्चों, एक और युद्ध से बचने के लिए, और ए माताओं, चूंकि तुम्हें वचनों की आवश्यकता है, युद्ध के समर्थन अथवा विरोध में विनती करता हूँ, अपने बच्चों के लिए जीवन चुन लो। मैं इस कविता को इस रूप में देखता हूँ। आज ऑक्सीजन की कमी से पूरा संसार, मतलब पूरा भारत जो है जूझ रहा है। हम शांति के समय में या हमारे अच्छे समय में जीवन के बारे में बहुत गंभीरता से नहीं सोचते। अगर सोचते होते तो हमने पहाड़ों को गंदा नहीं किया होता, हमने नदियों को गंदा नहीं किया होता, हमने ज़मीन को बंजर न किया होता, हमने जंगल काट न दिए होते, हमने पेड़ों को लगाया होता, हमने नदियों को बहने दिया होता, हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की होती। आज दिल्ली रहने लायक नहीं है, प्रदूषित हो गई है। क्या भविष्य के बच्चों के लिए हमें इस पृथ्वी को ऐसा ही छोड़ के जाना है? ये प्रश्न सबके सामने होना चाहिए। एक और युद्ध से बचने के लिए, और ए माताओं, चूंकि तुम्हें वचनों की आवश्यकता है, युद्ध के समर्थन अथवा विरोध में विनती करता हूँ, अपने बच्चों के लिए जीवन चुन लो। कह दो जन्म मृत्यु के लिए नहीं, और उन्हें होने दो अपना आभारी। ए माताओं, अपने बच्चों के लिए जिंदगी चुन लो। ए माताओं, अपने बच्चों के लिए जिंदगी चुन लो। तो ये थी व्यक्त की कुछ कविताएं जो मैंने आपके सामने रखी, जिसमें जीवन चुनने की बात है। एक कविता जो बहुत ही मुझे अच्छी लगती है, और वो कविता आपके सामने रख रहा हूँ। और
उस कविता की पंक्ति कुछ ऐसी है कि जब आदमी उदास हो जाता है, जब आदमी अपने को हारा हुआ महसूस करता है, तब इन पंक्तियों को जरूर याद करना चाहिए। बतौर व्यक्त की 4 पंक्तियां जो मुझे बहुत प्रिय है और आपके सामने रखते हुए मुझे खुशी हो रही है। बतौर व्यक्त से किसी ने पूछा होगा बुरे वक्त के बारे में, क्या अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे? आज जब मैं कहता हूं कि गीत गाइए, इस बुरे वक्त में भी मुस्कुराते रहिए, तो बतौर व्यक्त से भी किसी ने पूछा कि क्या अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे? तो व्यक्त ने उत्तर दिया था, हाँ, अंधेरे के बारे में भी गीत गाए जाएंगे, कोरोना के बारे में भी गीत गाए जाएंगे। मित्रों, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। हमने व्यक्त की कुछ कविताओं के माध्यम से जीवन को फिर से समृद्ध करने के बारे में सोचा। दोस्तों, मैं चाहता हूं तुम सच को जानो और उसे सच की तरह बोलो। ये व्यक्त का वाक्य था और इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आप सब स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ।